तो एक्चुअली अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो वहां पटना में भी जाके एक्टिवेट करा लो RMRI में अपने फेलोशिप को। तो वहां बैठ के पटना में भी 40,000 महीना मिलने लगेगा आराम से। वहां से रिसर्च करो, फिर वहां से PhD में भी कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन कराएगा। लेकिन वहां मैं एडवाइज नहीं करूंगा, बहुत घटिया क्वालिटी का रिसर्च होता है वहाँ। सब छापा छापी करता है, रिकॉर्डिंग है, बोलना नहीं चाहिए। मैं देखा हुआ हूँ अंदर से उन लोगों को। तो करियर बनाना है तो क्यों अपना फेलोशिप का सर्टिफिकेट खराब करेगा? क्योंकि एक बार अगर एक्टिवेट करवा दिए जिस इंस्टीट्यूट में, तो अब आप हो गए, अब गाइड के हो गए आप, एक तरह से समझ लो गुलाम। जितना ऊपर बढ़ोगे ये सब चीज आपको फेस करना पड़ेगा, फैक्ट है। अब गाइड पर डिपेंड करता है वो एज ए ह्यूमन बीइंग कैसा है। अच्छा, इसीलिए ज्वाइन करने से पहले बहुत सारा फैक्टर देखा जाता है। आपका आपके पास फेलोशिप का सर्टिफिकेट है, आप ज्वाइन कर लिए आंख मूंद के कहीं भी जल्दीबाजी में आपका रिसर्च इंटरेस्ट था, हमको प्रोटीन फोल्डिंग पर काम करना है, इस लैब में प्रोटीन फोल्डिंग पर काम होता है, हमको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, हम ज्वाइन कर लिए। गाइड बोला हाँ आ जाओ, को पहले खूब बोलेगा बढ़िया हाँ आ जाइए, उसके बाद मतलब वैसा नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं खड़ूस टाइप के, ओके, सैडिस्टिक टाइप के होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा, रिसर्च इंटरेस्ट तो मैच करे, आपका वहाँ 4-5 साल लाइफ बीतने वाला है लैब में काम, आपका हेल ना बना दे लाइफ। देख लो कि आदमी कैसा है, ये भी देखना होता है। सब तरह से पता कर लिए उसका स्टूडेंट से ठीक ठाक है ना, पगलाइट तो नहीं ना। साइंटिस्ट लोग आधा से ज्यादा पगलाइट भी होता है, ये भी जान लो। सनकी टाइप का रहेगा। काम खूब करेगा लेकिन सनकी भी रहेगा साथ में। तो ये भी देख लोगे, ठीक ठाक है, मोटा मोटी सब ठीक ही रहता है। अब वैसा नहीं है, पहले थोड़ा सा ज्यादा होता था, अब तो मीडिया बहुत है इसलिए अब सुधर भी गया है बहुत लोग। तो दोनों फैक्टर का ध्यान रखोगे, उसके बाद अपना फेलोशिप को एक्टिवेट करवा लोगे, ताकि आपका फिर बाद में क्योंकि छोड़ोगे तो फेलोशिप आपका वेस्ट हो जाएगा। अगर मान लें 6 महीने के बाद के नहीं भैया हमसे पार नहीं लगेगा, हम कहीं दूसरा जगह ज्वाइन किए, यहाँ तो हमको प्रॉब्लम कर दिया, तो अब आपको फिर से CSIR निकालना पड़ेगा एग्जाम, फिर से फेलोशिप आएगी, तब ना दूसरे लैब ज्वाइन करोगे। एक सर्टिफिकेट को आपने एक्टिवेट करवा लिया, उसको यूज कर लिया आप, तो इसलिए जब पास करोगे वो तो बात की बात है। तो ये भी देखना होगा कि आपको सही जगह आप पता करके, पहले तो रिसर्च इंटरेस्ट हमको किस फील्ड में। अभी MSc में आप इतने सारे कोर्सेज पढ़ोगे, बहुत सारे पेपर्स अभी बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, पिछले साल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़े थे, ओके, बायोस्टेट्स पढ़ा रहे थे, अभी कुछ दिन पहले इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ा रहे थे, ठीक है। फिर सेमेस्टर 3 में कुछ और पढ़ाएंगे, इम्यूनोलॉजी पढ़ाएंगे, एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ाएंगे, बिहेवियर पढ़ाएंगे, ये सब पढ़ाएंगे सेमेस्टर। तो इस तरह पूरा MSc में स्पेशल अलग अलग तरह के पेपर का आपको एक्सपोजर हो गया, उसमें आप देखोगे कौन चीज में हमको ज्यादा मन लगता है, रिसर्च करने में मन लगेगा, तो उस टाइप का आप लैब ढूंढोगे कहाँ पर काम होता है इसमें, इंडिया में इस फील्ड में मिल जाएगा आराम से आपको। रिसर्च होगा तो उस, और ये एडवाइजेबल रहता है कि आपके लिए, कि अगर आप रियली में इंटरेस्टेड हो कि भैया हमको इस फील्ड में काम करना है, रिसर्च करना है, तो उस फील्ड में जो काम कर रहे हैं आदमी, आप MSc के दौरान ही उनके टच में आ जाओ। सर ईमेल मिल ही जाएगा नेट पर, सर हमको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, हमको भी काम करना है, एक आधो को ईमेल कर दिया करो एक महीना में कभी कभार, बस वो भी देखेगा, बराबर करते रहता है मेल, हमको इंटरेस्ट है, हमको इंटरेस्ट है, तो वो अपॉर्चुनिटी देगा। आप बढ़िया जगह सेलेक्ट कर लो, और फिर लेकिन हाँ आपके पास फेलोशिप होना चाहिए। लेकिन कितनी बार यह भी देखा जाता है कि स्टूडेंट के तैयारी कर करके थक गया, फेलोशिप नहीं निकल पाया वो, तो भी क्या उसके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे? नहीं, उसके बाद भी दरवाजे बंद नहीं है। हाँ मुश्किल फिर जरूर है, और थोड़ा सा इंफीरियर क्वालिटी का है, क्योंकि बीइंग ए CSIR UGC फेलो इज ए वेरी रिस्पेक्टेबल थिंग। आपके करियर में एक टर्निंग पॉइंट आ जाएगा, एक वैल्यू एडिशन है आपके CV का।
नहीं निकला तो आपको इंटरेस्ट है रिसर्च करने में, अगर आप टच में हो गाइड के, तो लैब में भी गाइड जो है अपने लेवल पर रिसर्च प्रोजेक्ट्स लेते रहते, उनके पास रहता है, हर लैब में रहता है रिसर्च प्रोजेक्ट्स कई तरह के, और उस रिसर्च प्रोजेक्ट में पोजीशंस रहते हैं रिसर्च फेलो के। तो अगर देखेगा अरे ये लड़का बहुत दिन से कांटेक्ट में है, रिसर्च इंटरेस्टेड है, पूछेगा आप निकाला कि नहीं निकाला, आप कहोगे सर आपके पास प्रोजेक्ट है तो सर कहीं हमको प्लेस कर दीजिए अपने ही प्रोजेक्ट में, मेरे को टाइम लग रहा है इधर, लेकिन हम रियली इंटरेस्टेड हैं, तो वो प्लेस भी कर देगा आपको अपने प्रोजेक्ट में। तो फिर आपका उतना इक्विवेलेंट जितना CSIR में मिलता है उतना आपको यहाँ से भी मिलने लग जाएगा, उस प्रोजेक्ट का जितना साल ड्यूरेशन रहेगा, यानी 3 साल का ड्यूरेशन है तो 3 साल तक मिलेगा। जनरली प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 3 साल तक रहता है, एक आध साल और बढ़ जाता है, लेकिन वो भी आपका लेकिन एक उपाय हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको निकालना तो पड़ेगा। फिर फैकल्टी में अगर जाओगे अपॉइंटमेंट में, तो अब अगर नहीं, आपने रिसर्च तो कर दिया इस तरह जुगाड़ करके साइड से प्रोजेक्ट के थ्रू, गाइड को अपना इंटरेस्ट दिखा के और मेहनत करके, लेकिन कंपटीशन नहीं निकाले, लेकिन आपको आगे उसका घाटा क्या होगा कि CSIR नहीं निकाले आप, JRF नेट फेल, तो उसके जो मार्क्स होंगे, एलोकेटेड मार्क्स जो होते हैं, वो मार्क्स घट जाएगा। जैसे अभी प्रोफेसर का जो बिहार में निकला था अपॉइंटमेंट, 5 नंबर था, जो कि CSIR JRF फेलो, जो जिनके पास JRF है उसको 5 मार्क्स, और जिसके पास नेट है उसको 2 मार्क्स है। तो इसी तरह कैलकुलेट किया गया मार्क्स, 100 कितना था, 100 मार्क्स में कितना को कितना नंबर आया हर कैंडिडेट को, कैलकुलेट करके उसका लिस्ट बना के फिर इंटरव्यू के लिए बुलाएगा वो। तो वहां पर पिछड़ जाओगे कि वहां वो उसको 5 नंबर तुमसे आगे चला जाएगा, और CSIR वाला डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात है। और लेकिन इसमें भी अब चिंता करने का बात नहीं है, कुछ साल में अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी जो है ऑब्सोलीट हो जाएगा। हालांकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ठीक प्रोसीजर था, क्योंकि इसमें आपका इंटरमीडिएट से लेकर के टिल PhD क्या कितना आप पढ़ाई किए, कितना नंबर लाए, क्या क्या सर्टिफिकेट, अवार्ड, ग्रांट, फेलोशिप, स्कॉलरशिप, जो भी आपका एकेडमिक एक्स्ट्रा करिकुलर आपका अचीवमेंट, सबको वो कैलकुलेट करके एक मार्क्स में तब्दील कर देता था, स्कोर में। तो वो एक अच्छा तरीका था, ये नहीं कि 1 साल तैयारी किए, 4 किताब रट लिए, फैकल्टी का एग्जाम पास कर लिए, नहीं, थ्रू आउट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। तो हम लोग का जो रिक्रूटमेंट हुआ है उसी बेसिस पर हुआ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब मैट्रिक से लेकर के PhD तक जितना भी क्या क्या किए हैं उसके आधार पर मार्क्स बिठा दिया, सबका क्राइटेरिया था, इतना % नंबर लाए हैं 12वां में तो इतना नंबर मिलेगा आपको 10 में, ग्रेजुएशन में डिस्टिंक्शन लाए हैं तो आपको 10/10 मार्क्स मिल गया, 15/15 नंबर मिल गया। PG का 30 नंबर था, PG में अगर O ग्रेड लाए, O लेवल लाए हैं आउटस्टैंडिंग, तो 30/30 नंबर ले जाइए 100 में, आउट ऑफ 100 टोटल मार्क्स में 30 नंबर है PG का, जैसे फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह करके सबका मार्क्स ऐड होकर के मार्क्स बना, फिर CSIR, UGC, JRF उसका मार्क्स है, PhD का मार्क्स है, सब मार्क्स जोड़ जोड़ के। लेकिन ये सिस्टम भी जो है कुछ दिनों के बाद ये अब धीरे धीरे, ये अभी सिर्फ बिहार में फॉलो हो रहा है, अब ज्यादातर जगह जो है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, जहां पर VC रिक्रूटमेंट होती है वहां पर फॉलो होता है, लेकिन अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज में ये फॉलो नहीं होता है अब ये सिस्टम, वहां अब कंपटीशन होता है। जैसे यूपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा तो कंपटीशन से होगा, ठीक है। तो ठीक है, सबका अपना अपना तर्क है। तो आप ये जान लो, फिर कंपटीशन होगा तो आपको फिर वहां सब्जेक्ट काम आएगा, आप MSc में जो पढ़े हो फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा सब कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आफ्टर PhD। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है?
हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यस सर। यस सर। मेरी बातों से आप लोगों को डर लग रहा है या आपका उत्साह वर्धन हो रहा है, ये बताइए। उत्साह बढ़ रहा है। बढ़ रहा है सर। सर उत्साह भी बढ़ गया और डर भी बहुत लग रहा है। सही बोली सिमरन निशा तुम। हम देखो, हम जो बोल रहे हैं उससे दोनों बात होगा, उत्साह वर्धन होगा और डर भी लगेगा। सही बोले तुम। डर उनको लगेगा जहां पर थोड़ा सा इनसिक्योरिटी हो जाता है, पता नहीं हो पाएगा हो पाएगा। उत्साह वर्धन होगा कि नहीं हमको ये करना है, और नहीं हो पाया तो उस वजह से डर लगेगा। लेकिन अच्छी बात, ये नॉर्मल बिहेवियर है। अच्छी बात, इसका मतलब आप इंटरेस्टेड हैं और कोई दिक्कत नहीं, हम हैं साथ में आप लोगों के साथ। आप लोग अगर मेहनत करोगे तो हम भी मेहनत करेंगे, आप लोग ढीला पड़ोगे तो हम भी ढीला पड़ेंगे। डायरेक्ट कोरिलेशन है। तो ये अब आप लोगों के बहादुरी पर निर्भर करता है कि कितना मेरे को यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि अब कोर्स खत्म हो जाएगा तो चले जाओगे, उसके बाद थोड़े हम इंटरेक्ट करेंगे। ड्यूरिंग द कोर्स जो है उसके दौरान आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हो। तो इसको आप देखो, लॉकडाउन हो गया, ये हो गया, डिले कोर्स है, 4 साल लगाएगा एमएससी करने में, तो तैयारी कर लो। हमको भी कुछ सुकून मिलेगा कि कम से कम एक बच्चा भी निकाल लिया CSIR JRF, तो मुंगेर का इतिहास बन जाएगा। तुम लोग मुंगेर में शायद, हमको लगता नहीं है कि कोई निकाला होगा। नेट वेट तो निकाला है, आई डोंट नो कोई पहले कभी कोई निकाला होगा अभी वर्तमान में, क्योंकि यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, उस हिसाब से कोई एक्सपोजर नहीं है। क्वालिफाइड बंदे नहीं है हम लोग, हैं भी तो काम के बोझ से इतना दबे हुए हैं कि ये सब सोच ही नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपकी क्लास जो है, मैं नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाना चाहता था, लेकिन मैं सोचा था कि एक जनरल डिस्कशन कर लूं, किसी के मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। कुछ कंफ्यूजन है अभी भी किसी को? आप लोग श्योर शॉट हैं? नो सर। कितने लोग? नो सर। अपर्णा, नो सर। अपर्णा है, नाजिया है, निशत, प्रियंका, राहुल, सलमा, समरीन, शताक्षी, सिमरन, सुप्रिया, नेहा 97, जूली, नेहा 98 एंड साक्षी। इसमें से हमको नहीं लगता सब लोग ग्रुप में है क्या, प्रिपरेशन वाले ग्रुप में? यस सर। यस सर। यस सर। सारे लोग एडेड हैं अभी जितने, तो 13 लोग, हमको नहीं लगता है सब एडेड है। सब लोग एडेड है? सर हम नहीं एडेड है सर। नो सर। नहीं एडेड है तो होगा ऐड। उनको हम इनवाइट भेज दें ग्रुप में, एक्टिव ग्रुप में। हाँ सर भेज दीजिए। यस सर भेज दीजिए। यस सर। भीड़ बढ़ाने का मकसद नहीं है मेरा। जो लोग अभी इसमें इंटरेस्टेड है ना, जिनका अभी नाम लिए हैं, वही लोग ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, बाकी लोग नहीं आइएगा। बाकी लोग के लिए सुपर एक्टिव है ही, वहां पर हम सिलेबस खत्म कर रहे हैं। ये सिलेबस से एक्स्ट्रा है ये। चलो ठीक है, अब काफी टाइम है, अब हम लोग आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। 7 बजे शाम को लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम स्टार्ट करेंगे, CC 7। अभी के डिस्कशन से किसी को कुछ पूछना हो, डाउट रह गया तो पूछ सकते हैं। सर ये एग्जाम के थ्रू प्रोफेसर लाइन में भी जा सकते हैं ना, या सिर्फ रिसर्च ही? दोनों साक्षी, ये विंडो है आपका, ये विंडो है। इस विंडो के थ्रू, क्योंकि प्रोफेसर भी है रिसर्चर ही, ठीक है ना, प्रोफेसर मतलब टीचर प्लस रिसर्चर।
ओके, प्रोफेसर जो है वो सिर्फ अकेला रिसर्चर से एक लेवल ऊपर होता है, रियल प्रोफेसर इन द सेंस। प्रोफेसर मतलब यहाँ तो प्रोफेसर का मतलब है, लेकिन अगर कभी विदेश जाओगे तो वहां देखोगे कि रियल प्रोफेसर किसको कहते हैं। प्रोफेसर मतलब क्या है, वो साइंटिस्ट होता है बेसिकली। तो आप फैकल्टी का रिक्रूटमेंट तो पीएचडी जब करोगे तभी ना बनोगे। पीएचडी करने के लिए क्या चाहिए, कौन पैसा देगा पीएचडी करने के लिए आपको? 5 साल अपना इंतजाम खुद करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जी सर। जी सर। अपना इंतजाम खुद करोगे तो फेलोशिप अपना पास करोगे एग्जाम। और दूसरी बात, पीएचडी में अच्छी जगह जो पीएचडी है ऑफ द नेशनल, ये सब पटना यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी के पीएचडी से आपको अब्रॉड में कोई पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च में मौका नहीं देगा। हाँ, इंडिया के अंदर जो सरकारी नौकरी वाला जो फैकल्टी, उसके लिए आप चाहे एम्स का पीएचडी हो चाहे भागलपुर यूनिवर्सिटी का पीएचडी हो, दोनों बराबर है उसके लिए, फैकल्टी रिक्रूटमेंट इन इंडिया, क्योंकि दोनों पीएचडी है। सर वो जो जेआरएफ है सर, केवल वो इसको सिर्फ ही देगी 5 साल तक। जेआरएफ में से निकालने से करना क्या होगा सर? क्या बोले, नहीं समझे आपका क्वेश्चन। जेआरएफ निकालने के बाद सर करना क्या होगा उसके? केवल वो फेलोशिप देगी? जेआरएफ निकालोगे एग्जाम तो उसके बाद आप एज ए एम्प्लॉय लैब में ज्वाइन करोगे, एज ए रिसर्च फेलो। रिसर्च फेलो समझे? रिसर्च फेलो, पहले जूनियर रिसर्च फेलो 2 साल, फिर अपॉन 2 साल अगर बढ़िया से काम किए रहोगे। जैसे पहले क्या होता था, लोग जेआरएफ निकाल लिए, पैसा उठा रहे हैं, जेएनयू का हॉस्टल में पड़े हुए हैं, आईएएस का तैयारी कर रहे हैं, ऐसे करते थे लोग। पैसा ले रहे हैं रिसर्च का, तैयारी कर रहे हैं आईएएस का। तो क्या किया कि अपॉन सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस हर साल 1 साल तक आपको पैसा मिलेगा लगातार, कोई हिल हुज्जत का नहीं। लेकिन एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल हो गया, पैसा मिला, आपने 1 साल में क्या किया, 10 पन्ना का एगो रिपोर्ट बना के दोगे सीएसआईआर में, गाइड से साइन करा के जिस लैब में। वो एक्सेप्ट हो ही जाता है, लेकिन रिपोर्ट देना पड़ेगा हर साल। फिर सेकेंड ईयर में रिपोर्ट दोगे, तो उसके बाद एक एक्सटर्नल आएगा और एक इंटरनल रहेगा आपका गाइड। वो इंटरव्यू टाइप का लगेगा, फॉर्मेलिटी ही होता है एक तरह से। वो प्रमोट कर देगा आपको एसआरएफ में। एसआरएफ में जाओगे तो उसमें पैसा बढ़ जाएगा आपका। जितना जेआरएफ में मिलता है उससे 4-5 हजार और ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो क्या करो, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद क्या, द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, वहां जाकर के अपना फेलोशिप को एक्टिवेट कराओगे। अब वो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस दिल्ली, पटना, बिहार में तो मिलेगा नहीं, दिल्ली में मिलेगा, बिहार में तो मिलेगा नहीं, तो दिल्ली जाना पड़ेगा। ये भी बात याद है। पटना में भी एक्टिवेट करा सकते हो, लेकिन क्या होगा, आपको मजबूरन वहां पर काला जार पर काम होता है, वो भी घटिया, उसको आपको करना पड़ेगा और आपका रिसर्च खराब होगा। दिल्ली में बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो ये भी सोच लो कि आपको रिसर्च करना है, फिर सीएसआईआर करके अच्छी जगह पीएचडी करना है, तो आपको बिहार से बाहर जाना पड़ेगा। ये भी बात है। पटना यूनिवर्सिटी में भी जाओ, लेकिन ये सब तो 2-2 साल में तो पीएचडी एंट्रेंस ही लेता है। कब करेगा आदमी वहां पीएचडी? और पीएचडी लेने के साल भर हमको लगता है बहुत लक फैक्टर काम करेगा, अगर तुरंत हम क्वालिफाई किए और साथ ही साथ पीएचडी एंट्रेंस भी हमको मिल गया देने के लिए। इंतजार करोगे एग्जाम का कब? सर जेआरएफ निकालने के बाद भी एंट्रेंस एग्जाम होगा? हाँ, जेआरएफ निकालने का मतलब हुआ कि आप उसको रिसर्च लेबोरेटरी जाइए, गाइड से बात कीजिए। हम क्या बताएं कि पहले आप सेलेक्ट कीजिए, गूगल पर पूरा सर्च कीजिएगा कि हमको क्या चीज करने में मन लगता है, कौन चीज पर आप काम कीजिएगा। ये तो पूरा जूलॉजी एक विस्तृत पूरा महासागर है ना, इसमें हमको क्या काम करना है, बायोकेमिस्ट्री पर काम करना है, डीएनए पर काम करना है, हमको आरएनए पर काम करना है, हमको प्रोटीन पर करना है, एंजाइम पर करना है, कि एंटीबॉडी, इम्यूनोलॉजी, बहुत सारा नंबर ऑफ एरियाज आर देयर, इनफाइनाइट नंबर। आप सोच लोगे अपना हिसाब से, इतना एमएससी जब तक पढ़ोगे तब तक आइडिया आपको लग जाएगा कि कितना तरह का फील्ड हमको एक्सपोजर मिला है। उसमें से आप देखोगे मेरा इंटरेस्ट क्या है, उसके हिसाब से आप लैब सेलेक्ट करोगे, ये पर्टिकुलर काम किस लैब में हो रहा है।
अब मान लिया वो पर्टिकुलर काम अब त्रिवेंद्रम के एगो लैब में हो रहा है, नाइसर वहां पर है, तो आपको अब ये सोचना पड़ेगा कि हमको उस लैब में ज्वाइन करना है। और प्लस सेकेंड फैक्टर कि वो लैब जो है, उस लैब को जो हैंडल कर रहा है, जो लैब का हेड है, वो कैसा आदमी है, ये भी देखना होगा। दोनों पॉइंट फिट हो गया, आप जाइए वहां जाइए, उससे पहले मेल का आदान प्रदान करते रहिए कि हमको इंटरेस्ट है, लैब है, मेरे पास फेलोशिप है, दिखाओगे अपना सर्टिफिकेट, वो अपने कहेगा आ जाओ ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको फायदा होता। आपके पास एग्जाम क्वालिफाई करके सर्टिफिकेट रखोगे तो उसको फायदा है आपको लैब में ज्वाइन कराने का। उसको एक आदमी मिल गया, एक हेड काउंट काम करने वाला, उसको पैसा नहीं देना है आपको, बिल्कुल भी फ्री में मिल गया। आपको पैसा कौन देगी? सरकार देगी। CSIR आपको पैसा देगी, पैसा आपको CSIR देगी, काम करोगी आप उस लैब में। प्लस आपका पर एनम कंटीजेंसी जो आएगा 20,000 रुपया, अभी शायद बढ़ गया होगा, मेरे टाइम 20,000 था। 1 सेकेंड, हेलो, करते हैं थोड़ी देर में, क्लास ले रहे हैं। तो वो कंटीजेंसी जो आएगा उसको खर्च कहाँ करोगे आप? लैब में ही खर्च करोगे वहीं। तो इस तरह से, और उसको हेड काउंट भी मिल गया मंगनी का। आपके घर में कोई कहे कि हम आपको एक काम करने वाला आदमी दे रहे हैं, एम्प्लॉय दे रहे हैं, सैलरी हम देंगे, काम आप कराइए, तो आप मना थोड़े करोगे? कोई बात नहीं, बढ़िया है, बैठा रहेगा, काम करते रहे, आप सैलरी दीजिए उसको। तो वही हुआ, सरकार आपको सैलरी देगी। हाँ बोलिए। सर IIT से भी PhD किया जा सकता है ना? यस यस यस, डेफिनेटली, क्यों नहीं। IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, सब जगह बायोलॉजिकल साइंस में PhD होती है, बायोकेमिस्ट्री तो में। वहाँ PhD करने के लिए फिर क्या करना पड़ता है? बता रहे हैं यही रास्ता है, CSIR तो निकालो पहले। आप IIT में घुस सकते हो, आप एम्स में घुस सकते हो। अभी कोई CSIR निकाल के दिखा दे, हम एम्स में घुसवा देंगे उसको, कोई निकाल दे। तो मेडिकल में कभी नहीं निकाले होगे या एग्जाम दिए होगे, नहीं निकला होगा, आप अभी घुसा देंगे, लेकिन CSIR निकाल लो। ठीक है, अब अपने फ्रेंड को बोल देंगे, लैब में ले लेगा, लेकिन CSIR होना चाहिए, JRF। ठीक है, तो आप जा सकते हो, इसके बाद लैब में जाके एक्टिवेट करवा लोगे तो पैसा आने लग जाएगा। उसके बाद आप अपना फ्री हो सारा टेंशन से। जम के मेहनत करो 1 साल, फिर पढ़ाई शुरू करो, सारा किताब स्ट्रायर, भोएट, लेनिंजर, ओके, लॉडिस, जिन 7, क्यूबी, ये सब चार्ट मारो। एक किताब बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी और एनिमल बिहेवियर, ये पूरा चार्ट मारो। तो इस तरह पढ़ लो पूरा PhD JRF करते करते, प्लस फर्स्ट ईयर में ही, ताकि PhD क्वालिफाई कर जाओ उसी इंस्टीट्यूट का जिस लैब में आप पहले ज्वाइन कर, एक साइड से घुस जाओ वहां। ठीक है, JRF ले करके जहां से आपको PhD करना है, जहां आपके मन मुताबिक काम हो रहा है, वहां ज्वाइन कर लो, रिसर्च फेलो एज ए एम्प्लॉय। पहले पैसा उठाना शुरू कर दो, 1 साल वहां मेहनत कर लो, गाइड को फेवर में ले लो कि भैया हमें, और गाइड सब देखते हैं मेहनती बच्चे हैं तो हेल्प करते हैं, फ्रीडम देंगे, तो वो कहेंगे ठीक है अपना पढ़ाई पर लगे रहो तुम भी, वो भी हेल्प करेंगे। आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज नहीं आ रही है अभी? आ रही है आवाज? आ रही है सर। क्योंकि आप जिस लैब में ज्वाइन करोगे आप थोड़ा इन्फीरियर फील करोगे वहां। क्यों फील करोगे इन्फीरियर? क्योंकि वहां पर PhD स्टूडेंट्स भी रहेंगे, आप स्टूडेंट नहीं हो, आप वहां पर एज ए जस्ट उनके हेल्पर हो। PhD स्टूडेंट्स के, PhD स्टूडेंट आपको कहेंगे मेरा थोड़ा सा ये काम कर दो, तो आपको करना पड़ेगा। आप कहोगे नहीं करेंगे तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप जब करोगे तभी सीखोगे, वो आपको फिर सिखाएंगे नहीं। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट होता है उसमें, माइन्यूट डिटेल्स होते हैं जो उनको एक्सपीरियंस से प्राप्त हुआ है, 5 साल से वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको SDS पेज पढ़ाए, आपको लगा होगा सिंपल है, ये तो 1 पन्ना 2 पन्ना का है, लेकिन जब करने बैठोगे तो उसमें इतना माइन्यूट डिटेल है, आप जब तक उसको आपको सिखाएगा नहीं आप नहीं कर पाओगे।
इस तरह से आपको लैब में आपके कलीग भी आपको सिखाएंगे, तो आपको उनके साथ अपना बिहेवियर अच्छा रखना होगा। वो कहेंगे कि ये मेरा सॉल्यूशन बना दो, बफर बना दो, पीएच सेट कर दो, इस तरह का काम। ये काम नहीं कि मेरा बाजार से सब्जी ला दो, ये नहीं, लेबोरेटरी वाला काम, ठीक है। कहेंगे ये करते रहो, तो आप करोगे और करते करते ये सब सीखोगे, और हम कहेंगे कि करो, ठीक है, ये बना दो, वो बना दो, करोगे और सीखोगे। तो ये काम लैब में भी करोगे, और साथ में लैब के बाहर अपना खूब पढ़ाई करोगे पीएचडी वहां का क्वालिफाई करने के लिए। तो वो सब स्टूडेंट तो पीएचडी क्वालिफाई पहले से किए हुए हैं और फेलोशिप भी पा रहे हैं, तो थोड़ा रहेंगे इस सीनियरिटी में। और आप अभी घुसे हो फेलो ही बन के, पीएचडी वहां के स्टूडेंट तो बने नहीं हो, तो मेहनत करोगे, फिर वहां का पीएचडी एंट्रेंस भी क्वालिफाई करोगे। अगर मेहनत करोगे तो जिस लैब में घुसे हो, जिस इंस्टीट्यूट के जिस लैब में घुसे हो, मान लिया एम्स के बायोकेमिस्ट्री लैब में, पर्टिकुलर लैब में घुसे, 1 साल तक वहां फेलोशिप एक्टिवेट करा के वहां एम्स का लाइब्रेरी में बैठ के 1 साल पढ़ाई किए, ठीक है, वहां का एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिए, अब स्टूडेंट बन गए वहां के। तो इस तरह करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर हुआ आपका कि कहाँ से होगा पीएचडी? यस सर, क्लियर हो गया सर। वहीं से पीएचडी होगा, करोगे, कर तो सकते हो और भी जगह से, लेकिन अपना स्ट्रेटजी बना के चलोगे ना, शॉर्टकट फायदा, जिसमें हमको पहले ही डिसाइड कर लो हमको किस फील्ड में काम करना है, हमारा इंटरेस्ट किस में जगता है, हमको किस में मजा आता है, उस हिसाब से लैब बना लो। जैसे मान लिया मोटा मोटी, जैसे एम्स में ही अगर तुमको रिसर्च करना है, तो एम्स में इम्यूनोलॉजी पर भी काम होता है, बायोकेमिस्ट्री पर भी होता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बहुत तरह के लैब है वहां पर। डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, नॉन मेडिकल जो डिपार्टमेंट्स है, इवन द मेडिकल डिपार्टमेंट ऑल्सो, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, यहाँ भी जा सकते हो। जो बेसिक साइंस, लेकिन हम कहेंगे बेसिक साइंस सब रहिए, ठीक है, मेडिकल साइड को छोड़ दीजिए। बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी, बायोफिजिक्स और बायोटेक्नोलॉजी, ये, और एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट भी है, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट भी है। तो ये सब किसी भी डिपार्टमेंट में आप अपना इंटरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट पता पा जाओगे आप कहीं ना कहीं, तो वो आप, और उस डिपार्टमेंट के अंदर भी बहुत सारे लैब हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे मेरे बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर एक कॉम्प्लीमेंट लैब था, हम लोग का लैब था, ठीक है, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर काम करता था, उसका एक अलग लैब था, एक प्रोटीन फोल्डिंग पर काम कर रहा था, वो अलग लैब था। इस तरह से बहुत तरह के लैब रहेंगे, तो वहां भी आपको चॉइस मिल जाएगा। फिर एक लैब में भी आप घुसोगे तो उस लैब में भी डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे, तो वहां भी आपको चॉइस मिल जाएगा। तो आप सुटेबली चॉइस भी सेलेक्ट कर लो जिसमें हम ज्यादा कंफर्टेबल हैं, और टॉपिक ऐसा चुनना वाइजली, हमसे कंसल्ट कर लेना जिसमें टाइम कम लगे और चॉइस भी हो, जिसमें मुश्किल कम हो, सैंपल ऑब्टेन करने में कम मुश्किल हो। मैंने ये गलती की थी अपने पीएचडी, लेकिन उसका हमको फायदा भी मिला। मलेरिया मैंने चुना था, अब एम्स में मलेरिया का पेशेंट कितना आएगा इलाज कराने, मुश्किल हो गया मेरे लिए। मलेरिया तो सब नीचे ही खिसक लेगा ना, एम्स में तो सीरियस वाले आएंगे, मरते मरते मरने पर रहेगा वो आएगा, सेरिब्रल मलेरिया, तो वो सब मिल जाता था हमको। माइल्ड केस ऑफ मलेरिया जो है, जो मेरा सेकेंड पेशेंट ग्रुप था, वो नहीं मिलता था, तो उससे दिक्कत हुआ, बाहर जा जाके दूसरे हॉस्पिटल से टाई अप करना पड़ा, तो उसमें 1-1.5 साल टाइम खराब हुआ मेरा, तो इससे टाइम लगा, लेकिन अंत में काम हो गया, ठीक है। और कहीं किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना रह गया किसी को? ठीक है, सर थर्ड सेमेस्टर के बाद CSIR का पेपर दे सकते हैं क्या? थर्ड अब शायद नहीं दे सकते हो, क्वालिफाइंग में दे सकता है कि नहीं, मेरे टाइम में था, क्वालिफाइंग में दे देता था, हम क्वालिफाइंग में और एक बार निकालने के बाद 2 बार दिए थे। इस समय शायद क्वालिफाइंग में दे सकता है कि नहीं दे सकता, आई डोंट नो,
अभी का प्रोस्पेक्टस क्या करता है, और हाँ सर दे सकते हैं क्वालिफाइंग में। दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, क्वालिफाइंग में दे दो। और ये बात है कि देखिए साल में 2 बार एग्जाम होता है, जून में होता है, दिसंबर में होता है। और जेआरएफ निकालना कोई बहुत बड़ा तोप का चीज नहीं है। आप करीब कितना को जेआरएफ दिया जाता है हमको आइडिया नहीं है, शायद 1000 को भी इसमें मिला हो। काउंट होता है क्या सर? हाँ तो इसमें अटेम्प्ट भी काउंट होता है क्या सर? नहीं, अटेम्प्ट वगैरह काउंट नहीं होता है, मतलब बहुतों को मिलता है, आप भी ले सकते हो, मिल जाएगा। अटेम्प्ट वगैरह काउंट नहीं होता है। अब आप अटेम्प्ट लगाओगे तो आपका टाइम ही जाएगा ना। अब देखो बहुत सारे लोग जो है नेट देते रहते हैं बुढ़ापे तक, तब भी नेट नहीं निकलता है, 10 बार नेट दिया तब जाके निकले, ऐसा भी आपको केस मिल जाएगा। तो यह है, और कुछ कोई सवाल किसी का? ठीक है, तब कुछ पूछना होगा तो बाद में पूछ लेना। राहुल, ठीक और है, कुछ पूछना है आप लोगों को? हाँ, कोई डाउट रह गया इससे रिलेटेड किसी को भी? और डाउट होगा तो सर शाम में पूछ लेंगे। पूछ लेना हमसे, जो भी अपना मन भर, आज दिमाग दिन भर एक दिन सोच लो कि सर आज हम सुबह में जो क्लास होगा वो सिर्फ पेपर ए का क्लास होगा। सुबह में जो क्लास लेंगे ना वो पूरा लेंगे हम, 1 घंटा 1.5 घंटा जो पढ़ाएंगे, इसी सब हम भी तुम्हारे जैसा ही साथ में बैठ के पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे तुम लोग भी पढ़ोगे, ठीक है, एक तरह से। तो वो समझ लो कि आपका पूरा पेपर ए, मतलब नहीं समझे क्या बोलना चाह रहे हैं? पेपर ए में सर रीजनिंग और मैथ रहता है ना, बी और सी में जूलॉजी रहता है, तो सिर्फ पेपर सब ए का ही क्लास लेंगे सुबह में। पेपर ए नहीं, ए बी सी सब, पेपर ए सिर्फ क्यों लेंगे, तो सिर्फ पेपर ए पढ़ाएंगे तो थोड़े निकल जाएगा। अच्छा ठीक है जी सर, वही सब पूछना। टोटल उसका टाइम अब जैसे होगा सब करेंगे मैनेज, है ना। प्रैक्टिस करेंगे, जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे दिमाग खुलेगा, है ना। जी सर। करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो 7 बजे शाम को मिल, और हाँ आज दिन भर आप लोग दिमाग लगाइए, इस पर सोचिए, आप लोग को टाइम है, शाम को 7 बजे तक एकदम खूब दिमाग लगाइए, करेंगे करेंगे कि नहीं करेंगे, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, घर वालों को भी समझाइए या बताइए। और कोई ऑब्लिगेशन नहीं है अपना, क्योंकि सबका अलग अलग कंडीशन है, सब अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट है, सबका अलग अलग मजबूरी है, ठीक है। तो कोई वैसा नहीं है, अपने आप को लेकिन हाँ इस फील्ड में आगे बढ़ने के पहले अपने आप को फिट और थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूर स्ट्रांग मांगता है इसमें, क्योंकि अगर बीच में गड़बड़ाओगे तो घर वाला संभालेगा, क्योंकि और फिर गड़बड़ाओगे नहीं, मतलब आप क्योंकि लंबा रास्ता है तो पीछे एक बैकग्राउंड स्ट्रांग चाहिए, बीच में पैनिक नहीं कि अब बहुत दिन हो गया अब शादी कर देंगे, ये वो सब बढ़िया से समझा दो कि जो भी करना है इस फ्रेम में हमरा देख करके आप समझिए, ओके। बाकी वो लोग आप लोग देख लीजिए और उसके बाद मन बनाइए।